खासी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। असल में क्रिकेट में इतनी डेवलपमेंट्स हो गई कि उनका ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था और वैसे भी मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट लेवल थोड़ा-सा कम हुआ हुआ है क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली और मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है वो इसी चीज़ की है। आज मैं एक जगह पे गया हुआ था सो उस ऑफ़िस में वो कहते हैं जी और कदाफ़ी स्टेडियम के पास वो ऑफ़िस था लाहौर में, कि हमें तब पता चलता है कि मैच है जब हमारी यहाँ पे ट्रैफ़िक जो है ना वो बंद कर देते हैं। या गाड़ियाँ जो है ना वो मुश्किल से गुज़रने देते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ कहता है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये भी नहीं पता कि कौन-सी टीम खेल रही है। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट हमारे हाउस होल्ड में जैसे होता है ना कि आपके 15-20 मिनट की गुफ्तगू, बात-शात, चाहे ब्रेकफ़ास्ट पे हो या ड्यूरिंग द डे हो उस पे होती थी। वो अब मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है या बहुत कम होती है। दूसरा हो ये रहा है कि दूसरी स्पोर्ट्स को क्रिकेट की लैक ऑफ परफ़ॉर्मेंस ना जगह दे रही है टू राइज़। तो ये भी एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान के डीएनए में क्रिकेट है और एक तरह से हमारे जो मूड स्विंग्स है ना वो बनते बिगड़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से। अब ये जो होता है ना कुडन्ट केयर लेस वाला एटीट्यूड ये पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है और खासी बुरी तरह से हर्ट कर रहा है और इसके ऊपर और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि ये सबसे बड़े अलार्म बेल्स बजनी चाहिए कि जब लोग इंटरेस्ट लूज कर देंगे क्रिकेट में और वो इसलिए लूज करते हैं लोग इंटरेस्ट क्योंकि कोई सर पैर नहीं है ना जीतते हैं तो जीत जाते हैं हारते हैं तो लगातार हारते जाते हैं और फिर ऐसी टीम से हार रहे हैं आजकल जिनको के ऑलमोस्ट खड़ा किया था इन्होंने क्रिकेट फील्ड में या क्रिकेट सिखाई थी उन टीम्स को और लोअर केडर टीम से हारते हैं जिससे कि लोगों को तकलीफ होती है फैंस को तकलीफ होती है चले वन ऑफ या दो एक दफा तो आपको माफ कर देंगे बट अगर ये रेगुलर अकरेंस है खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में तो फिर आपकी बचत नहीं है क्योंकि 5 दिन या 4 दिन वो मीडियोकर क्रिकेट देखते हैं और उसके ऊपर फिर गुस्सा चढ़ता है और फिर आप हार भी अगर जाते हैं या तो फाइट करके हारे तो फिर मसले कम हो जाते हैं हालांकि दुख तो होता है बट फिर भी चले एक आर्गुमेंट सेक आप कह देते हैं कि चलो जी ये एटलीस्ट इस टीम ने फाइट की बट अगर एक टुथलेस सी परफॉर्मेंस होगी तो कैसे फैन फॉलोइंग आपकी होगी तो इसलिए भी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा गौर करना है और इसके ऊपर अगर रूथलेस डिसीजन लेने हैं करता धरता को उनको लेने हैं ये नहीं हो सकता कि आप मीडियोक्रिटी को या फेलियर को रीइंफोर्स करते रहें बाय हैविंग द सेम पीपल या रीइंफोर्स करते रहें कि आपको वो गलती की समझ ही नहीं लग रही है या फिर आप डिजास्टर के आप बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन पेश करते रहे ये भी पाकिस्तान में एक ट्रेंड बना हुआ है खासतौर में क्रिकेट के सर्कल्स में कि जब कोई डिजास्टर्स परफॉर्मेंस होती है तो उसकी वजह बताना शुरू कर देते हैं उसको रोकने या उस डिजास्टर से पहले की सिचुएशन कि ये चार चीजें हो सकती है हमारे साथ उसके अगेंस्ट हमने ये चार चीजें की हैं उसकी कोई बात नहीं करता तो हम जिसको कहते हैं ना बिहाइंड द एट बॉल वो रहे हैं और पिछले कई सालों से रह रहे हैं और फिर ये सिस्टम भी टॉप सीटर भी चलता रहा है कभी नॉन डिपार्टमेंट क्रिकेट कभी डिपार्टमेंट क्रिकेट कभी ज्यादा क्रिकेट कभी कम क्रिकेट अगर आप इंस्टीट्यूशन को ही थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह से आगे पीछे करते रहेंगे तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं आती है और सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा ये जो ऊपर के एड ऑन्स है ना चाहे आप जितने मर्जी कैंप्स लगा लें जितनी मर्जी आप गैजेट्स लेके आ जाएं जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जब तक कि सिस्टम स्ट्रांग नहीं है जहां पे जाके एक प्लेयर ने सीखना है परफॉर्म करना है एक्सिक्यूट करना है और बेहतर बन के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आना है तब तक बात नहीं बनेगी सो हम बेसिक जो चीज है ना क्रिकेट में वो भूल रहे हैं और क्रिकेट बड़ी आसान गेम है बाय द वे इसलिए कि इसको आप फुटबॉल की तरह साइडलाइन से नहीं रन कर सकते हैं ये आप ज्यादा गैजेटरी के साथ और ज्यादा एनालिसिस के साथ आप टेस्ट मैचेस या मैचेस नहीं जीत सकते अगर टैलेंट ही लिमिटेड है और स्किल्स ही लिमिटेड है जितनी मर्जी आप इनको एड ऑन्स दे दें परफॉर्मेंस में निखार नहीं आने वाला है और परफॉर्मेंस में निखार आएगा जब एक टफ सिस्टम में जाके ये लोग एक्चुअल मैचेस खेलेंगे ना कि कैंप्स के थ्रू जो है ना आप जीनियस क्रिएट करेंगे दुनिया में कहीं नहीं होता है और इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है कि ये जो इस तरह की जो बातें होती हैं ना ये एक तरह से कोई कोई हल नहीं है एक एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको नया टैलेंट ढूंढना है और नए लड़कों को इनकरेज करना है और सिस्टम स्ट्रांग करना है और ज्यादा क्रिकेट से कम क्रिकेट की तरफ जाएं
अभी तक किसी ने बात नहीं की है कि इन पिचेस की बेहतरी के लिए क्या होगा, या हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हमने ट्राई किया ऑल स्पिन स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में, आपने देख ही लिया कि वो पाकिस्तान में भी वो स्ट्रगलिंग स्ट्रैटेजी बनी, और ओवरसीज तो खैर आपने देख लिया कि बांग्लादेश ने क्या किया आपके साथ, तेज पिचेस बना के फारे कर दिया आपको। सो लोग जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, हम जबकि बिल्कुल ही एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गए हुए हैं, और लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी भी नहीं है, और शॉर्ट टर्म जो थी वो बैकफायर कर दी कि हम स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे और चलें फॉर द मोमेंट या मोमेंटरली हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। सो शान मसूद जो हैं वो चले गए हैं, उनको हटा दिया गया है कप्तानी से, बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बना दिया गया है। ये जो शान मसूद को जब आपने उनसे कप्तानी ली तो ये कोई इसमें डिस्कशन जो थी ना निटी ग्रिटी सी, और ये जो पॉइंट्स थे मुझे उनकी चीज पॉइंट्स की समझ नहीं आई कि वो डीआरएस ठीक नहीं लेते रहे हैं, वो टेल एंडर से स्कोर करवा देते रहे हैं, वो लंबी पार्टनरशिप्स लगवा देते हैं, और पिच को ठीक रीड नहीं किया है। देखें, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 16 टेस्ट मैच उन्होंने कप्तानी की, 12 हार गए। सो ये गुड इनफ रीजन है उनको हटाने का, इसलिए कि आपने ट्राई कर लिया तो ऑलमोस्ट 3 साल कप्तानी की। मेरा ये ईमान है कि 3 साल जो है ना एक मैक्सिमम शेल्फ लाइफ होती है इवन अ जीनियस कैप्टन की, क्योंकि क्या होता है कि फिर जो आपके तोड़फोड़ होती है, फिर नया कुछ कहने को भी कप्तान के पास नहीं होता डग आउट में, फिर आपके कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं 3 साल में। देखे ना, जो ग्रेटनेस है ना वो 3 साल तक ही चल सकती है, फॉर्म प्लेयर्स की भी, और टैलेंट की भी, और कप्तानी की भी, और आपकी स्ट्रैटेजी की भी। उसके बाद जो है ना वो टेपर ऑफ होना चीजें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो है ना ये जो विंडो दी हुई है जनरली अगर आप स्टडी करें क्रिकेट को, ये 3 से 4 साल की है। सो शान मसूद को देख लिया, उनकी जो माइंडसेट था ना वो बेस्ड ही इस चीज के ऊपर था कि घर में हम किसी तरह से जीत जाएं, और ओवरसीज में मुझे ऐसे बॉलर्स मिले जो कि मीडियम पेस टाइप के हों, जो कि कंट्रोल कर सकें, और फिर एक आधा स्पिनर खिला लेंगे हम, और फिर उसके थ्रू जो है ना हम गेम में जुड़े रहेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं थी, इसलिए कि कहीं से पाकिस्तान का जो जो एक इमेज था वो कहीं से ऊपर नहीं गया, और जो हमारा जो एक हमारी जो सिस्टम में एक जो एग्रेशन है ना उसको किल किया गया, क्योंकि आपके पास तेज बॉलर्स ही नहीं थे, और जो सपोजिटली तेज बॉलर थे वो 130 128 पे ऑपरेट कर रहे थे। सो ये क्या वजह हुई कि आपने जो बने बनाए बॉलर्स थे वो उनको पीक ऑफ तो किया ही नहीं, वो वहां तक पहुंचे ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, और मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये एकेडमीज जो रन करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, फर्स्ट क्लास सिस्टम जो रन करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, या पाकिस्तान टीम जो है जो करता धरते हैं ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल है? मैं अगर शान मसूद की जगह होता मैं तो रिटन कंप्लेंट कर देता कि आप मुझे मीडियोकर टैलेंट फीड कर रहे हैं, और मेरे रिजल्ट्स इसी वजह से इंपैक्ट हुए हैं, क्योंकि मेरे पास टैलेंट ही नहीं है। और ये जो है ये मेरी गलती नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सेट प्लेयर्स, सेट आर्टिकल्स, सेट एक स्टैंडर्ड के प्लेयर्स चाहिए जो कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर compete कर सके। सो पीछे से अगर आप मुझे खेप जो है वो मीडियोकर देंगे तो आप मुझसे एक्सीलेंट रिजल्ट्स ना फिर आप एक्सपेक्ट करें। और यही जो है वो बाबर आजम की जो कप्तानी मिली है उनके साथ भी यही होगा, इसलिए कि ये जो टीम उनको दी गई है ये बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट है जो कि शान मसूद की टीम थी, या जो पहले से ही वही फास्ट बॉलर्स हैं, या पहले से ही ये मेकअप है, बेसिक जो कोर मेकअप है जो पहले से चलता आ रहा है विदाउट गिविंग एनी ग्रेट रिजल्ट्स। तो ये पहले तो बाबर आजम को भी ये सोचना है कि अब वो कप्तान बने हैं तो उनकी एक स्ट्रैटेजी, उनकी एक लाइन ऑफ अटैक, उनका एक खेलने का अंदाज, उनका मैच जीतने की जो सतून है वो कौन है। वो इस टीम का हिस्से रहे हैं, इसी टीम का, इन्हीं प्लेयर्स के साथ जो कि टेस्ट क्रिकेट हारते रहे हैं। सो इनकी जो छाप नजर आनी चाहिए, इसमें जो आपके जो कोच है उनकी छाप नजर आनी चाहिए कि हम डिफरेंट डायरेक्शन ले रहे हैं, और बोल दें कि देखें ये आपको अभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बट हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है। फिर अगर लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो बाबर आजम को सिर्फ आपने इंग्लैंड टूर तक कप्तानी दिया है। देखें 2 सीरीज जो है ना देना किसी भी कप्तान को ये ठीक नहीं होता, इसलिए कि अब वो क्या है कि वो इंस्पायर्ड तो नहीं होंगे ना, वो भी बचत की तरफ जाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से मेरी परफॉर्मेंस हो जाए, और ये दोनों टफ टूर्स हैं, वे टूर्स हैं। सो अगर टीम उसमें 19-20 होती है तो मुझे तो दिया ही 2 सीरीज का की कप्तानी है, सो मैं आराम से
हट जाऊंगा। इस तरह से आप इंस्पायर नहीं करते हैं किसी को, ना टीम इंस्पायर्ड होती है। पाकिस्तान का जो टीम का कल्चर है ना, ये और है, ये सोलिडिटी मांगता है, एक लॉन्ग टर्म कप्तान मांगता है जिससे वो डरें भी कि इसने कहीं नहीं जाना, सो वी बेटर पुल अप आवर सॉक्स। और जब पता है कि सिर्फ 2 सीरीज के लिए आया हुआ है, तो उसमें फिर वो बात नहीं बनती है। सो अगर आपने उनको ये दिया है मेंटल दोबारा से, तो लंबा देना चाहिए। और फिर बाबर आजम को भी टैक्टिकली अब बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देनी है एज अ लीडर। मैं समझता हूं कि उनके पिछले कप्तानी में कई गैप्स थे, जो कि जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो था अंडर प्रेशर रहा है। सो एक नए अज़म के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक बेखौफी के साथ, एक तरह से चांस लेने वाले आप एलिमेंट्स के साथ आप मैदान में उतरे। ये नहीं हो सकता कि आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से कि ये नहीं तो ये हमें बचा लेगा, ये नहीं तो ये बचा लेगा। वो रमी खेलते हैं ना, तो उसमें आप बचने के लिए कई चीजें जो है ना, आप वो कार्ड्स जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं ये उठा लेता हूँ, ये नहीं तो ये मेरा एक बन जाएगा, इसमें मेरे मुझे इतना ज्यादा पॉइंट्स मैं हारूंगा नहीं। ये पॉइंट्स हारने वाली गेम नहीं है, ये जीतना है या हारना है। ये नहीं हो सकता कि आप ऑल आउट ना जाएं। क्रिकेट में आप ऑल आउट जाते हैं, और उसके लिए आपके पास प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जो ऑल आउट जाएं और जो आपको मैच जिता दें। क्या ये बॉलिंग अटैक बाबर आजम को 20 विकेटें दिला सकता है? क्या ये बैटिंग लाइनअप पहली इनिंग्स में 350 स्कोर कर सकती है? क्या उसके बाद स्पिन के थ्रू जब डे 4 डे 5 होगा, क्या हमारे स्पिनर्स जो हैं वो रन थ्रू कर सकते हैं या ऑपोजिशन के लिए टफ सिचुएशन बना सकते हैं? ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर अभी से बात करनी है, और अभी से जो है उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये दोनों टूर्स इस टीम को सामने देखते हुए टफ टूर्स होने लगे हैं पाकिस्तान के लिए। सो मैं बाबर आजम को एक लंबा टर्म देना चाहिए। उनकी बैटिंग में टेस्ट क्रिकेट में और ज्यादा कंसिस्टेंसी और उनको लंबे रन्स करने हैं, क्योंकि वो इस वक्त इस टीम में सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, और रेपुटेशन उनकी जो है ना वो भी एट स्टेक है। और ये अच्छा चैलेंज मिलेगा उनको। अवे सीरीज पे जाके जब आप स्कोर करते हैं, तो आपके जो स्टॉक्स है ना वो बढ़ जाते हैं, आपकी इज्जत बढ़ जाती है। और इंग्लैंड की जो सीरीज है, ये तो दुनिया में धाक बिठाने वाली सीरीज है। सो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है बाबर आजम को कि अपनी स्किल्स को वो बता सकें उन उन पिचेस के ऊपर वो कितने बड़े बैट्समैन हैं, और फिर एक इंस्पायर्ड लीडरशिप के थ्रू वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें जो कि फैंस अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि और ज्यादा नेगेटिव अगर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, वैसे वैसे कि क्रिकेट का मॉडल नीचे जाता जाएगा। सो पाकिस्तान को डेस्परेटली जरूरत है विक्ट्रीज की, खासतौर में टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा जी, एक और पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ था वो था शाहिन अफरीदी को बिठा दिया गया है, और क्या ये ठीक है? देखिए, शाहिन अफरीदी जो है ना, वो बांग्लादेश में उनकी बड़ी सो परफॉर्मेंस थी, उनकी पेस कम हुई हुई है, और फिर 12th मैन बना दिया गया उनको, या रिजर्व में ले गए। सो उनके साथ कोई या तो वन ऑन वन उनसे बात करें कि मसले मसाइल क्या चल रहे हैं, क्या ये मेंटल फिटीग है या फिजिकल फिटीग है, या वो टेस्ट क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो ऑल फॉर्मेट बॉलर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, क्या कोई इंजरी है, क्या उनको मसले मसाइल क्या हैं। आई थिंक ये खुल के बात होनी चाहिए, ताकि मैं समझता था इंग्लैंड के टूर के ऊपर आपको शाहिन शाह अफरीदी की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह से नसीम शाह की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो भी कह लें, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनका नाम है, ऑपोजिशन इन पे काम करेगी, कोई एनालिसिस इनके ऊपर लेके आएगी, थोड़ा सा डर महसूस होगा। क्योंकि जब ये ऑन सॉन्ग होते हैं दोनों बॉलर्स, तो ये बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट दोनों की पेस जो है वो कम हो गई है। अगर आप 128 की स्पीड पे बॉलिंग करेंगे, तो फिर आप जल्दी पकड़े जाते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं मेल्कम मार्शल को अपनी पीक पे जब थे वो खेले थे, जैसे ही 92 माइल्स एन आवर से वो 90 पे गए, तो इजी हो गया था उनको पिक करना। हालांकि 90 माइल्स भी बहुत स्पीड थी, बट ये जो आपकी स्पीड का फर्क है ना, ये बहुत ज्यादा एक आपको फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हेड स्टार्ट दे देता है बल्लेबाजों को, कि आप काबू में आ जाते हैं। सो मैं तो समझता हूं कि शायद इनको जो है वो और आगे लेके जाना चाहिए था, और इनसे बात करनी चाहिए। एक और जो पॉइंट है, एआई टेक्नोलॉजी और डाटा जो है वो सुनने में आ रहा है कि उसका इस्तेमाल होगा। बिल्कुल करें, ये मॉडर्न टूल्स हैं आपके पास, और जितना भी फायदा हो सके वो करें। बट टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो मैंने जैसे अभी कहा, ये सिंपल गेम है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करें। सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए टैलेंट के ऊपर। सही प्लेयर्स आप पिक कर रहे हैं, वो
शॉर्ट बॉलिंग को कैसे खेल रहे हैं। देखिए ना, एआई के थ्रू या गैजेट्स के थ्रू अगर आप हुक और पुल ठीक नहीं करते हैं और आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपकी गेम वीक है, तो ये तो स्किल की बात है ना। और वो स्किल, जैसे मैंने कहा, वो मैच सिचुएशन में ठीक होते हैं, वो कैंप्स में नहीं होते हैं। सो ये आपने पहले तो ये देखना है कि ये एआई या जो डेटा है, ये किस तरह से आपके काम आएगा। क्योंकि अगर आपका लेवल जो है ना, क्योंकि अभी अगर 3 या 4 सीढ़ियां चढ़नी है ना पाकिस्तान ने टू बिकम एज पावरफुल एज इंडिया फॉर एग्जांपल इन टेस्ट क्रिकेट, या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, तो फिर अभी आप एआई या जो डाटा है ना, वो एक लेसर स्किल्ड प्लेयर के ऊपर जो है ना, उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा। पहले तो आपने सीढ़ियां इनको चढ़ानी है कि ये स्किलफुल हो, और ये स्किल्स जो है ना इनकी बैट और बॉल के साथ और फील्ड में और कैचिंग में, ये हो टॉप क्वालिटी की। उसके बाद ये एड ऑन है डेटा और एआई एनालिसिस। इसके थ्रू फिर आप कैसी एक टॉप क्वालिटी टीम को चित कर सकते हैं, वो फिर बाद में बात आती है। अभी पाकिस्तान जो है ना, ये जो टेस्ट टीम है, ये 2 एक स्टेप्स पीछे है वहां तक पहुंचने के लिए। सो बड़ा जरूरी है कि ये भी चीज याद रखी जाए कि ज्यादा आप इनको लोड अप ना कर दें कि जहां पे कंफ्यूजन हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, कई जो हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे, कईयों को समझ आ जाएगी, कईयों को समझ नहीं आएगी। वो कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा, डाटा तो ये कहता है कि मुझे जो है कॉरिडोर ऑफ अनसर्टिनिटी में बॉल करने हैं इस बल्लेबाज को या ये 3 टॉप प्लेयर्स को। अगर वहां पे चौके पड़ जाते हैं क्योंकि अगला भी तैयारी करके आया है, तो फिर क्या करूं मैं। तो फिर जो आपकी जो एक एक इंस्टिंक्टिव नेचुरल एक एबिलिटी है ना, वो भी दब सकती है थ्रू एक्सेसिव डेटा एंड एआई। सो इसका बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। और इसमें भी आप इंडिविजुअल्स पिक कर सकते हैं, नॉट एज अ ब्लैंकेट कवर फॉर ऑल, बट वो जो कि शायद एक सीढ़ी आगे हैं दूसरे प्लेयर्स से स्किल्स में, उससे आप ये बात ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं और शायद उनकी एक्सिक्यूशन में भी फर्क पड़ जाए। अच्छा, बाकी जो है हमारा हाल क्या होने वाला है अब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में। ये जैसे मैंने कहा कि वेस्ट इंडीज घर में एक स्ट्रांग टीम है, उनके पास अल्जारी जोसेफ भी हैं, उनके पास एक दो और भी तेज बॉलर्स हैं, और मुकाबला यही होगा कि पाकिस्तान तेज बॉलिंग को कैसे खेलता है, इंग्लैंड में भी और वेस्ट इंडीज में भी। और मैं तो अभी से ही टेनिस बॉल लेके गीला करके हुक और पुल की प्रैक्टिस कर दूं। मुझे नहीं समझ लगती है कि ये एक प्रूवन रियलिटी है जो कि रिकॉर्ड बुक्स में और हिस्ट्री बुक्स में, मेरे अलावा सारे उन प्लेयर्स ने जो कि वेस्ट इंडीज 88 में गए थे या बाद में वेस्ट इंडीज के जो तेज बॉलर्स को खेले थे, ये प्रूवन एक चीज है। ये कोई हवाई फायर नहीं है। ये आप जावेद मियां साहब से भी पूछ सकते हैं जो कि ग्रेट ऑफ द गेम है, कि किस तरह से उनको ये चीजों ने हेल्प किया था। कि प्रिपरेशन जो है ना, आप वो करें जहां पे आपको जाके उस चीज की जरूरत होगी, उन टूर्स के ऊपर, उन पिचेस के ऊपर। सो मैं समझता हूं कि जो हमला है ना पाकिस्तान की, जो खासतौर पे बैटिंग है, वो बाउंसर के अगेंस्ट कमजोर है। देखिए, हुक और पुल आपको करनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी, इसके ऊपर आपका एक डेफिनेट प्लान होगा, क्योंकि इंग्लैंड वाले करते ही यही हैं उन पिचेस के ऊपर। वो ऑलमोस्ट एक सेशन बाउंसर के ऊपर चले जाते हैं। और अगर आप बाउंसर पे कमजोर हैं या आपके टैक्टिक स्ट्रांग नहीं है, तो आप फाउंड आउट हो जाएंगे। तो मैं अभी से कह रहा हूं कि ये इसके ऊपर आपकी प्रिपरेशन टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। अ, आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये हर्टफुल है चीज, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिविटी है। मेरे सिस्टम में भी एक तरह से नेगेटिविटी आ गई है। जितनी मैं पाकिस्तान की टीम को देखता हूं, उतना ही मैं कमजोर महसूस करता हूं। क्योंकि क्या है कि आपको पता है कि वीकनेसेस हैं, आपको पता है कि इसकी रेमेडी है, आपको पता है कि आपको दुनिया की बेहतरीन टीम से मैचेस जीतने हैं टू बिकम द सेंटर स्प्रेड ऑफ न्यूज़पेपर। मगर अगर आप वहां पे मार खाते रहेंगे, तो फिर आपकी वैल्यू जो है ना, वो कम हो जाती है, और इससे सबको चोट लगती है। मेरे जैसे जो कि क्रिकेट को एक्सप्लेन करते हैं टेलीविजन के ऊपर, मुझे नहीं समझ आती। आई एम पेन्ड, आई एम, जिसको कहते हैं ना कि किसी से बात करते हुए या कोई तड़ी लगाते हुए माइक पे, वो भी वैसा माहौल नहीं छोड़ा गया है। सो क्या है कि तो इंटरनली आप क्रिप कर सकते हैं। हालांकि ये बातें तो मेरी क्रिकेट बोर्ड के साथ वन ऑन वन होनी चाहिए थी, बट क्या है कि ना उनके पास टाइम है, ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं बगैर बुलाए हुए चला जाऊं। सो मैं थ्रू अपने वीलॉग ही आपको बता सकता हूं कि ये
5-6 चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी, क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। विकेट्स के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है, सेंटर्स के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है। आपके क्या लॉन्ग टर्म प्लान है टेस्ट क्रिकेट में? शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? क्या वापस फास्ट बॉलिंग रिवाइव हो सकती है? क्या बैटिंग हमारी तेज़ बॉलिंग के खिलाफ अच्छी खेल सकती है? जब प्रेशर पड़ता है तो कौन होल्ड करेगा ग्राउंड और क्रीज़? हमारी फील्डिंग का क्या हाल है? क्या ये एक नर्वस लॉट है? क्या हार-हार के कोई सिस्टम डैमेज हो गया है इंडिविजुअल्स का, प्लेयर्स का? और जो करते-धरते वाले हैं, जो टीम सेलेक्ट करते हैं, ये जो बाकी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जो कि इस सर्किट में 3 साल से नहीं, ये 6 साल से हैं, ये हमेशा से हैं। ये जो चेहरे हैं, ये बहुत देर से क्रिकेट को गवर्न कर रहे हैं, इन वन कैपेसिटी और द अदर। सो इनके ऊपर क्या टेक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? ये कब तक लचक और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएँगे कि ये लोग इसी तरह से आगे चलते जाएँ और रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना हो? हम एक गुड इनफ टीम से मीडियोकर टीम बन जाएँ और फिर उसके बाद बार-बार वो गलतियाँ करें और बार-बार जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दें कि ये डिज़ास्टर क्यों हुआ और बस यही है। एक्सेप्ट है, यही चीज़ां ने जी पसंद है ते देखो क्रिकेट, नहीं पसंद ते ना देखो क्योंकि साडा टैलेंट ही इतना रह गया। ये भी बात सुनने में आती है। सो ये चीज़ें जो है ना ये फैन्स को गरमाती नहीं है। ये एक तरह से मतलब है ऐसे लगता है कि जैसे आपने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास भी अब कुछ रहा नहीं है, सो यही मटेरियल है और इसके साथ ही आप काम चलाएँ। मुझे लगता है कि ये मटेरियल बेहतर हो सकता है प्रोवाइडेड कि इसकी जो स्ट्रैटेजी है और इसकी एग्जीक्यूशन जो है और जो क्रेडिबिलिटी है और जो एक ऑनेस्टी है काम करने की, वो सामने आती जाए और आप गलतियाँ जो हैं, उसकी माफ़ी ना हो अब। क्योंकि आपने बहुत एक लंबा रोप दे दिया। 3 साल से वही चीज़ें होती जा रही हैं आप देखिए ना 16 टेस्ट में 12 टेस्ट मैच आप हार जाएँ, तो ये 3 साल जो है ना ये बड़े टफ गुज़रे हैं और उसके बावजूद बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था शायद कि शान मसूद को कप्तानी दोबारा से दें या ना दें। हालाँकि ये तो नो ब्रेनर है। आपका अगर कप्तान मैच हार ही जा रहा है, चाहे जितना मर्ज़ी वो अच्छा लड़का है, पढ़ा-लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको ज़्यादा आप चांस दे दें निस्बतन उसके कि जो कि दूसरा आके शायद जो है कुछ रिफ्रेश बटन प्रेस करके और इसी टीम को अ, चलता खड़ा करे। तो ये बहुत ज़्यादा हमने एक तरह से गलतियों को ना बार-बार रीइन्फोर्स किया है। आई थिंक टाइम आ गया है जबकि आप कॉल स्पेड अ स्पेड और सीधी तरह से जो काम नहीं ठीक हो रहा, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपका थ्रेशोल्ड जो है ना, वो सीज़न के बीच में ही जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। आप देखें फुटबॉल में वो आप 2 मैच हारे हैं लीग में या 3 मैच इकट्ठे हारे हैं लीग में, वो कोच ही बदल देते हैं। सो पाकिस्तान में भी इस तरह की जो है ना एक तरह से रूथलेसनेस और इस तरह से आपको डिसाइसिव मोमेंट्स जो है ना वो क्रिएट करने हैं ताकि नज़र आए कि हाँ, ये चीज़ जो है ये गलत चल रही है और इसको हम ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।